हेलो एवरीवन। मैं आप लोगों के सामने एक बहुत बड़े गैप के बाद एक बार फिर एक नया लेक्चर सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 1908 पे लेके आया हूँ। और ये सीपीसी का पहला लेक्चर है, इसलिए इसका पहला ही जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर अक्सर होता है और वो जो चीज़ को समझाता है उसी पे ये मेरा लेक्चर है, वो है डिक्री। डिक्री बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अंडर सीपीसी। सीपीसी में कई ऐसे टॉपिक हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जिन पे कभी भी क्वेश्चंस नहीं बनते, नहीं आपकी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के एग्जामिनेशन में जो इंटरनल्स होते हैं और न ही कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जैसे जे जुडिशरी के या पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के। डिक्री एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है और मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ पार्ट 1। मेरा नाम नीलमणि त्रिपाठी है और इस लेक्चर का आप नोट्स मेरे ही टेलीग्राम पे पा सकते हैं, जिसका लिंक ये दे रखा हुआ है। साथ ही आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक पा जाएंगे। तो अपने टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी चीज़ को बेसिक से समझाने के लिए हमको उसके डेफिनीशन को देखना पड़ता है। तो यहाँ हम उसके डेफिनीशन पे ही जा रहे हैं, उसको एनालिसिस करेंगे कि उसकी डेफिनीशन क्या है। और उसकी डेफिनीशन जनरली शुरुआती के ही सेक्शंस में जो इंटरप्रिटेटिव क्लॉज सेक्शंस होते हैं किसी भी स्टैट्यूट्स के, उसी में दिया रहता है, जो शुरुआती 2 3 4 इनमें ही रहता है। इसमें सीपीसी में जो डेफिनीशन सेक्शन है या डेफिनीशन क्लॉज है वो दिया गया हुआ है सेक्शन 2 में। तो इसमें डिक्री की डेफिनीशन क्या दी गई है ये हम लोग देखते हैं। तो सेक्शन 2 के क्लॉज 2 में सीपीसी में डिक्री को ऐसे डिफाइन किया गया है कि डिक्री मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। अभी हम लोग इसका थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करेंगे जब एसेंशियल्स देखेंगे डिक्री की, तब आप इन सब जो मैंने यहाँ जिसको बोल्ड कर दिया है लेटर्स को, उसको आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। विच सो फॉर एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट conclusively determines the rights of parties with regard of all or any of the matters in controversy in the suit, and may be either preliminary or final. It shall deem to be include the rejection of plaint को ये include करता है, determination of any question within the section 47 और सेक्शन 144, बट शैल नॉट इंक्लूड, किसको इंक्लूड नहीं करता है, सेक्शन 47 में जो डिटर्मिनेशन होता है या सेक्शन 144 जिसको हम अभी दोनों को हम आगे देखेंगे इसमें क्या कहा गया है, इसको ये इंक्लूड करता है। लेकिन ये इंक्लूड क्या नहीं करता है, एनी एडजुडिकेशन जिसमें अपील लाइज होती है एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, और कोई भी ऑर्डर ऐसा जो डिसमिसल करता है किसी डिफॉल्ट को, यानी कि पार्टी प्रेजेंट नहीं हुई और डिफॉल्ट कर गई, तो वो डिसमिसल सूट का जो डिसमिसल है ऑर्डर है वो डिफॉल्ट के लिए जब होता है तो उसको हम डिक्री में नहीं लगते हैं। डिक्री समझने की अभी आप जब एसेंशियल देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि डिक्री हम किसे कहते हैं। एक्सप्लेनेशन, यहाँ एक्सप्लेनेशन भी इस क्लॉज में जोड़ा गया हुआ है। अ डिक्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ, यानी कि जब तक सूट कंप्लीटली डिस्पोज नहीं हुआ है और कोई ऑर्डर दिया कोर्ट ने जिसको एग्जीक्यूट कराना है, जो किसी राइट को डिफाइन करता है, यानी कि फॉर्मल एक्सप्रेशन करता है और कि राइट को डिटरमाइन करता है, और लेकिन फाइनली सूट डिस्पोज नहीं हुआ है, तो वो हो गया प्रिलिमिनरी डिक्री। इट इज फाइनल व्हेन सच एडजुडिकेशन कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ सूट। ये फाइनल कब माना जाता है, जब सूट के डिस्पोजल के साथ, कंप्लीटली डिस्पोजल के साथ इसको डिक्री को ऑर्डर के साथ रखा जाता है, कोर्ट रखती है, तो इसको कहते हैं हम फाइनल डिक्री। इट मे बी पार्शियली प्रिलिमिनरी एंड पार्शियली फाइनल, मतलब आधी प्रिलिमिनरी रहेगी और आधी फाइनल रहेगी, या आधी फाइनल रहेगी और आधी प्रिलिमिनरी रहेगी। इसको हम देखेंगे कि ये कैसे पॉसिबल होता है।
अब आपको इस डिफिनीशन को समझने के लिए इस डिफिनीशन को तोड़ना होगा। जैसे मैंने यहाँ तोड़ने की कोशिश की है, जिस जिस लेटर को मैंने बोल्ड कर दिया है वो लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर्मल एक्सप्रेशन, एडजुडिकेशन, कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स, मैटर इन कंट्रोवर्सी इन द सूट, प्रिलिमिनरी एंड फाइनल, और इंक्लूड करता है रिजेक्शन ऑफ अ प्लांट, और इंक्लूड करता है डिटर्मिनेशन अंडर सेक्शन 47 एंड 144। लेकिन क्या नहीं इंक्लूड करता है? अपील लाइज फ्रॉम अपील्स फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, ये इंक्लूड नहीं करता। अब हम इसका एसेंशियल समझेंगे तब हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। यहाँ इसके 5 एसेंशियल मैंने रखे हैं। एक तो एडजुडिकेशन डन इन सूट, डिटरमाइन द राइट्स ऑफ पार्टी रिगार्डिंग द मैटर इन डिस्प्यूट, कंक्लूसिव नेचर रहना चाहिए, और फॉर्मल एक्सप्रेशन रहना चाहिए। अब इसको हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो पहला जो पॉइंट है एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का क्या मतलब होता है? एडजुडिकेशन का मतलब होता है कि जब कोई पर्सन जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है, तो हम और जुडिशियल माइंड अप्लाई करके किसी डिस्प्यूट में, अक्सर डिस्प्यूट होता है राइट को लेके, ऑब्लिगेशन को लेके, और उस राइट और ऑब्लिगेशन को फाइनल करता है, उसको डिटरमाइन करता है जुडिशियल माइंड अप्लाई करके, तो हम उसको कहते हैं एडजुडिकेशन। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन माइंड नहीं आएगा, जुडिशियल माइंड आएगा। और जुडिशियल माइंड कौन अप्लाई कर सकता है? कोई ऑफिसर, कोर्ट का ही। तो आगे पढ़ते हैं। फॉर डिसीजन ऑफ द कोर्ट टू डिक्री देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन एज हेल्ड इन केस ऑफ मदन नायक वर्सेस हंसबाला देवी। इफ द मैटर इज नॉट जुडिशली डिटरमाइंड देन इट इज नॉट ए डिक्री। अगर जुडिशली अप्लाई नहीं हुआ है, उसमें जुडिशरी का माइंड नहीं अप्लाई हुआ है, अगर उसमें लॉ का अप्लीकेशन डायरेक्टली नहीं हुआ है, जो लॉ ऑफ लैंड्स हैं, और उसको जुडिशरी के सारे पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फॉलो नहीं किया गया है, तो हम उसको डिक्री नहीं कह सकते। इफ द डिसीजन इज एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर देन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डिक्री। ऑल्सो एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ सूट ड्यू टू डिफॉल्ट इन अपीयरेंस, ये मैंने आपको बता ही दिया, ऑफ पार्टीज और ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ अपील कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए डिक्री। एज हेल्ड इन दीपचंद वर्सेस लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, द एडजुडिकेशन शुड बी मेड बाय द ऑफिसर ऑफ कोर्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया। इफ इट इज नॉट पास बाय एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट देन इट इज नॉट ए डिक्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पहला पॉइंट देख लिया कि एडजुडिकेशन का क्या मतलब होता है और उसके क्या क्या कंडीशंस है, कब वो एडजुडिकेशन कहा जाएगा। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, सूट। सूट क्या होता है? द टर्म सूट for this context can be understood any civil procedure which has been instituted by the presentation of a plaint। यहां सूट का यही मतलब है। इसको सिविल सूट कहते हैं, सिविल नेचर का होना चाहिए। आगे के लेक्चर्स में आप लोग जानेंगे कि कौन कौन सूट होते हैं, कौन कौन केस होते हैं जो सिविल नेचर के होते हैं, और वो सिविल नेचर का जो एडजुडिकेशन हो वो कैसे स्टार्ट हुआ? प्रेजेंटेशन of a plaint। If there is a no civil suit then there can be no decree। क्रिमिनल केसेस में आप डिक्री नहीं पाएंगे, या और टाइप के जो केसेस हैं वहां आप डिक्री, जैसे रिट में आप डिक्री नहीं पाएंगे, लेकिन आप केवल और केवल सिविल केसेस में डिक्री पाएंगे। आगे के लेक्चर में आप कौन कौन सिविल सूट में आते हैं इनको मैं काफ़ी डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। शायद चौथा लेक्चर इसी का रहेगा, मतलब डिक्री ही 3 लेक्चर्स में चलेंगे, उसके बाद चौथा लेक्चर उसका रहेगा। नाउ हम आ गए आपके तीसरे पे कि राइट ऑफ द पार्टीज मैटर इन डिस्प्यूट या कंट्रोवर्सी। राइट्स इन कंट्रोवर्सी। द राइट्स ऑफ पार्टी विच आर इन कंट्रोवर्सी मस्ट बी डिटरमाइन द फॉर्मल एडजुडिकेशन। फॉर्मल एडजुडिकेशन, फॉर्मल मीन्स कि पूरी तरह से फॉर्मेलिटी, उसमें कोर्ट के जो कस्टम्स हैं, जो रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं, फॉर्मल, और उनको फॉर्मली एडजुडिकेटेड किया गया है, और कंट्रोवर्सी उसी से डिटरमाइन हुआ है जो एडजुडिकेशन हुआ है फॉर्मल।
राइट्स ऑफ पार्टी। अब वो पार्टी कौन होनी चाहिए? वो पार्टी केवल और केवल प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होनी चाहिए, कोई थर्ड पार्टी नहीं होनी चाहिए। ये हम देखेंगे आगे। राइट्स डिटरमाइंड अंडर द सर्कमस्टेंसेज आर सब्सटेंशियल राइट, नॉट प्रोसीजरल राइट्स। अब देखिए यहाँ एक आप लोगों को हो सकता है डाउट हो कि कौन राइट्स होते हैं जिनको सब्सटेंशियल कहा जाता है और कौन राइट्स होते हैं जिनको प्रोसीजरल कहा जाता है। सब्सटेंशियल राइट होते हैं जो राइट लॉ क्रिएट करते हैं सिटीजन्स के लिए, पीपल्स के लिए, या इंस्टीट्यूशंस के लिए, या लीगल पर्सनैलिटी के लिए। यानी कि सब्सटेंशियल राइट्स डिफाइन होते हैं लॉ से। वो लॉ करता है, डिफाइन करके उसको कन्वर्ट करता है इंडिविजुअल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में, सोसाइटी में। वो ऑलरेडी इन द टाइम ऑफ आप कह सकते हैं पीस, जब कोई डिस्प्यूट न चल रहा हो, फिर भी आपके अंदर वो राइट्स कन्फर्ट रहते हैं ऑलरेडी, जब आप एक अपना लाइफ, एक नॉर्मल लाइफ जीते रहते हैं। तो सब्सटेंशियल राइट क्रिएट करते हैं लॉ जिस राइट्स को डिफाइन करते हैं वही सब्सटेंशियल राइट है। जैसे आपका फंडामेंटल राइट, जैसे आईपीसी में आपके ऊपर ऑब्लिगेशन दिया रख गया है, ड्यूटी दिया गया है, या राइट आपको दिए गए हैं अलग अलग अगेंस्ट क्रिमिनल्स के, या प्राइवेट डिफेंस का राइट। ये सारे राइट्स जो हैं वो सब्सटेंशियल राइट्स हैं, और इसीलिए इनको सब्सटेंशियल लॉ भी बोलते हैं। Opposite to that substantial right, there are not opposite, but means you can say they are very different right, procedural rights. Procedural rights जब आपके सब्सटेंशियल राइट डिस्प्यूट में होते हैं और उनका एडजुडिकेशन चलता रहता है, फॉर्मल एडजुडिकेशन रहता है, तो वो उसका एडजुडिकेशन के दौरान जो आपको उसके प्रोसीजरल, उसको डिटरमाइन करने के लिए राइट, जो प्रोसीजर अपनाया जाता है, जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, उसमें जो राइट्स आपको मिलते हैं, यानी आप अपना प्लेंट दे सकते हैं, आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं विटनेस का जो आपके अपोजिट पार्टी ने दिया है, या आपके पास राइट टू हियर है, और काफ़ी जो आपको प्रोसीजरल राइट दिए गए हुए हैं उनको हम कहते हैं प्रोसीजरल राइट्स। तो राइट्स जो डिटरमाइन होते हैं वो सब्सटेंशियल रहने चाहिए, जो कि लॉ से ऑलरेडी डिफाइंड है, ऑलरेडी डिटरमाइंड, वो राइट रहने चाहिए, ना कि प्रोसीजरल राइट। प्रोसीजरल राइट तो जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में पहुंचते हैं अपने सब्सटेंशियल राइट को डिटरमाइन कराने के लिए, तो उनको वो राइट आपको कन्फर्ट किए जाते हैं। द पार्टीज टू द राइट्स इन कंट्रोवर्सी शुड बी, मैंने बता दिया, द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट। If order is passed upon the application made by a third party who is stranger to the suit, then it is not a decree. अगर किसी सूट में, सिविल सूट में ऑर्डर दिया जाता है किसके पक्ष में, किसके फेवर में, मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी के, जो कि पार्टी है ही नहीं, पार्टी टू द सूट है ही नहीं, यानी ना वो डिफेंडेंट है ना वो प्लेंटिफ है, तो हम उसको डिक्री नहीं मानते। अब आपने देख लिया कि हम लोग यहां तक आ गए हैं, कंट्रोवर्सी डिस्प्यूट में रहना चाहिए। अब हमको ये देखना है कि कंक्लूसिव नेचर का रहना चाहिए, जो डिटर्मिनेशन ऑफ राइट रहे, यानी कि उसको कोर्ट कंक्लूड कर दे। अब उसके बाद कोर्ट को कुछ कहने को न रह जाए, इफ या बट न लगाए, नेवरदलेस न लगाए, केवल और केवल उसको डिटरमाइंड कर दे और कंक्लूसिव बना दे कि ये है, एज इट इज ये है, अब इसके आगे इस पे बात मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने फाइनली इसको डिसाइड कर दिया है। तो कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होना चाहिए। द डिटर्मिनेशन ऑफ राइट इन कंट्रोवर्सी इन एन एडजुडिकेशन शुड बी कंक्लूसिव इन नेचर। ये नारायणा चंद्रा वर्सेस प्रतिरोध साहनी में भी कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। That is why the interlocutory order, interlocutory आप समझते हैं, interlocutory order किसको बोलते हैं? Interlocutory का वर्ड का मतलब होता है एक सिंपल लिटरल टर्म। अगर लिटरल मीनिंग इसकी देखी जाए तो लिटरल मीनिंग होती है अपार्ट फ्रॉम फाइनल, मतलब जो फाइनल नहीं है वो है इंटरलोकेटरी ऑर्डर, यानी कि जो फाइनल ऑर्डर नहीं, यानी ये कंक्लूसिव नेचर का नहीं होता है। इसको कोर्ट, चूंकि प्रोसीडिंग अच्छे से चलती रहे बिना किसी रुकावट, तो उसकी सुविधा के लिए, प्रोसीडिंग की स्मूथनेस के लिए, अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग कोर्ट इसको पास करती है।
इसको पास करने का प्रोसीजर, जिसको टेम्परेरी इंजेक्शन या इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर का जो प्रोसीजर है, वो आपके सीपीसी के 141 में मिलता है, सेक्शन 141 में। और भी कई ऑर्डर में भी इसका मिलता है। कई ढंग के इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आई थिंक लगभग 100 से भी ज्यादा इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर को आइडेंटिफाई किया है। तो दैट्स व्हाई इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर विच डज नॉट फाइनली determine the right of party is not considered as a decree. The main point to be kept in mind is that whether the decision made is final and conclusive in essence as well as substance. If it is so, then the decision will be considered as a decree, else not. सिंपल सी बात है, हम लोगों ने पता कर लिया कि conclusive in essence रहना चाहिए और as well as substance में। Now आगे बढ़ते हैं और लास्ट पे आ गए हम लोग, फॉर्मल एक्सप्रेशन, यानी उसका फॉर्मली एक्सप्रेशन होना चाहिए। दैट एडजुडिकेशन शुड बी एक्सप्रेस फॉर्मली, सच फॉर्मल एक्सप्रेशन शुड बी गिवन इन द मैनर प्रिस्क्राइब बाय लॉ, यानी कि लॉ फॉलो करके उसका एडजुडिकेशन होना चाहिए, और जो उसका एडजुडिकेशन होना चाहिए, जो इसका एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो भी लॉ के, जो लॉ में मैनर दिया है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और इसीलिए लॉ में एक मैनर दिया हुआ है कि कैसे डिक्री को हम कर सकते हैं। डिक्री हमेशा जो होती है वो फॉलो करती है जजमेंट को, और वो सेपरेटली अलग से लिखी रहती है। यानी कि आप देखेंगे जब आप सिविल कोर्ट के या सिविल सूट में जजमेंट को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि वो सारे मैटर, क्या डिस्प्यूट था, फिर उस पर उनको क्या क्या एविडेंस मिले, ये पूरा डिफाइन करते हैं, हम उसको जजमेंट करते हैं। और लास्ट में एक पैरा वो लोग ऑर्डर करके या डिक्री करके दे देते हैं कि ये हमारी डिक्री है, और उसी को हम एग्जीक्यूट, यानी वो फाइनल अपना डिसीजन देते हैं। वो राइट डिटरमाइन करते हैं पार्टीज की, हमने किसकी बात मानी, किसकी बात मानी नहीं, आप किसकी बात लॉ के अकॉर्डिंग सही थी, किसके राइट्स को उन लोगों ने डिटरमाइन कर दिया मैनर टू लॉ। तो यही चीज हम देखते हैं। डिक्री जो फॉलो ड्रॉन सेपरेटली फ्रॉम जजमेंट होती है, इसका आपको पूरी तरह से प्रोसीजर ऑर्डर 20 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन से ऐसे डिसीजन हैं जिनको हम डिक्री कंसीडर करते हैं? ये वेरियस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि कौन कौन ऐसे डिसीजंस हैं जिनको हम डिक्री एज ए डिक्री कंसीडर करते हैं। वो है अबेटमेंट ऑफ सूट, यानी कि अबेटमेंट ऑफ सूट का मतलब होता है द प्रीमेचर एंडिंग ऑफ अ सूट बिफोर द फाइनल एडजुडिकेशन, यानी कि फाइनल डिसीजन आने से पहले ही जब अबेटमेंट ऑफ सूट का हो, इसका जो ऑर्डर आता है उसको हम डिक्री कहते हैं। डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड, लिमिटेशन से बाहर हो रहा है कोई अपील, तो हम उसको भी डिक्री कहते हैं, उसको भी डिसीजन को या ऑर्डर को। डिसमिसल ऑफ सूट फॉर अपील ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एविडेंस और प्रूफ, ऑब्वियस सी बात है, अगर एविडेंस है प्रूफ नहीं है, जो वो डिसमिसल होता है उसमें भी हमको उसमें भी कोर्ट को जजमेंट प्लस डिक्री देना पड़ता है। रिजेक्शन ऑफ प्लेन ड्यू नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फी, ये बहुत ही फेमस है, कई एग्जाम्स में इसको पूछा जा चुका है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये आता है कि कौन सा इसमें डिक्री कंसीडर की जाएगी, तो आप लोग इसको रट मारिए कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होता है जो नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फी, उसको हम डिसीजन को हम उसको डिक्री मानते हैं। ऑर्डर ग्रांटिंग कॉस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, अगर किसी की कॉस्ट सूट के कर रहा है, इंस्टॉलमेंट रुपए का इंस्टॉलमेंट के थ्रू देने की बात कर रहा है, तो उसको भी हम डिक्री कहते हैं। ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजिंग कॉस्ट एंड रिफ्यूजिंग को भी, यानी कि रिफ्यूज करने को भी हम कॉस्ट और इंस्टॉलमेंट को रिफ्यूज करने को भी हम डिक्री कहते हैं। ऑर्डर रिफ्यूजिंग मेंटेनेबिलिटी ऑफ अपील, ऑर्डर डिनाइंग सर्वाइवल ऑफ द राइट टू सू, ऑर्डर स्टेटिंग देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन, ऑर्डर रिफ्यूजिंग द ग्रांट वन और सेवरल रिलीफ, ये सारी डिक्री कही जाती है। ये हमने देख लिया कि डिक्री किसको किसको कंसीडर किया जाता है। अब हम देख रहे हैं कि किस डिसीजन को डिक्री कंसीडर नहीं किया जाता है। जैसा कि कई बार पढ़ा जा चुका है मेरे इस लेक्चर में कि डिसमिसल ऑफ अपील फॉर डिफॉल्ट, इसको हम डिक्री कंसीडर नहीं करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशंस इन ऑर्डर टू टेक अकाउंट, ये एक टेम्परेरी प्रोसीजर है, तो इसको भी हम डिक्री नहीं करेंगे। ऑर्डर फॉर रिमांड, रिमांड का मतलब होता है सेंड बैक, जब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को कोई सूट होता है उसको
डिटरमाइन करने के लिए, उसके राइट के लिए, एडजुडिकेशन करने के लिए उसको सेंड बैक करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं ऑर्डर फॉर रिमांड। ये आपके ऑर्डर 41 रूल 23A ऑफ सीपीसी में लगभग में दिया गया हुआ है। ग्रांटिंग इंटरिम रिलीफ, अब इंटरिम का मतलब ही हो गया कि फाइनल नहीं है, तो हम इसको भी नहीं मानते हैं। ऑर्डर टू रिफ्यूज ग्रांट इंटरिम रिलीफ, तो हम इसको भी डिक्री नहीं मानेंगे। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इन ऑर्डर टू प्रेजेंट इन अ प्रॉपर कोर्ट, इसको भी नहीं मानेंगे हम डिक्री। एप्लीकेशन रिजेक्टेड फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले, अब ये जो एप्लीकेशन जो डिले से हमें माफ कर दीजिए, उसके लिए जो एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है उसको भी हम नहीं मानते। ऑर्डर होल्डिंग एन एप्लीकेशन टू बी मेंटेनेबल, कोई एप्लीकेशन को मेंटेनेबल मानने को भी डिक्री नहीं कहा जाता है। ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल टू सेट असाइड सेल, कोई सेल को सेट असाइड करने के लिए जो ऑर्डर इशू होता है उसको भी डिक्री नहीं कहा जाता है। एंड ऑर्डर टू इशूइंग डायरेक्शन फॉर द असेसमेंट ऑफ ए मेंस प्रॉफिट, मेंस प्रॉफिट पे हम लोग अभी काफी पढ़ेंगे। मेन प्रॉफिट एक्चुअली इसको कहा जाता है, मेन प्रॉफिट, मेसने प्रॉफिट नहीं कहा जाता है, मीन्स प्रॉफिट कहा जाता है। तो मेन प्रॉफिट पे भी हम आगे के लेक्चर पे देखेंगे, ये एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको अलग से पढ़ेंगे। अभी आप लोग इतना ही जान जाइए कि जो इशूइंग डायरेक्शन होता है मीन्स प्रॉफिट को करने के लिए, हम उसको भी डिक्री नहीं मानते। यहां हमारा ये डिक्री का लेक्चर खत्म हुआ, और अब मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको डिक्री के दूसरा पार्ट पे लेके आऊंगा, जिसमें हम लोग प्रिलिमिनरी, फाइनल और प्रिलिमिनरी पार्शियली फाइनल डिक्री के बारे में और भी कुछ के बारे में हम लोग देखेंगे। कुछ केस लॉ पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जो डिक्री से रिलेटेड है, और उसके बाद जो थर्ड लेक्चर रहेगा उसमें हम डिक्री से ऑर्डर में डिफरेंस और डिक्री से जजमेंट में डिफरेंस देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।